गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग है ना लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। है ना, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसको में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो थर्मल फिजिक्स में ये पढ़ना है कि अगर किसी सॉलिड बॉडी में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि इसकी अगर कोई पार्ट्स बढ़ेगी तो वो है लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी इसकी, ठीक है। तो लेंथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी डायमीटर घट जाएगी। समझ में आ रही बात? तो लेंथ बढ़ने से इसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है ना, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाती है। और फाइनली इसकी रजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक फार्मूला तैयार करेंगे, ठीक है, और उस पर कुछ NCERT का बोर्ड के लायक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग जो होगी, मतलब कि हम लास्ट क्लास में जो हेडिंग वाइज दिए थे उसमें से एक पहला दिए थे डायमेंशन, शेप एंड साइज, इसमें लंबाई थी और एरिया थी। एरिया में दो बात किए थे, एक तो आपको रेडियस और डायमीटर की बात किए थे। कंटिन्यू यहाँ पे सेकेंड जो लिखेंगे वो है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा संभव कंडक्टर में ही है, क्योंकि कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर ऐसा आप सेमी कंडक्टर में करते हैं तो रेजिस्टेंस घटती है। मतलब कि सेमी कंडक्टर में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेमी कंडक्टर एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे कंडक्टर की, क्योंकि ओम्स लॉ है ना कि एक लिमिटेशन है कि ये फार्मूला V बराबर IR ओनली अप्लीकेबल फॉर द कंडक्टर या मेटल वायर, ठीक है ना। जो घरों में वायर लगी है ना, उनके लिए बात हम लोग कर रहे हैं। सिंपल पतला सा जो वायर है उसकी बात हो रही है ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम लिख रहे हैं क्या कि इफ टेम्परेचर तो समझते ही है ना, हीट देना, हीट को किसी बॉडी को हीट देंगे ना तो उसकी टेम्परेचर क्या कर जाएगी, बढ़ेगी, है ना, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर का मतलब है ना, थर्मल फिजिक्स एक होती है, उसमें टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। इफ टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीज, समझिएगा मैंने लिख दिया कि अगर मेटल वायर की टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या क्या होगा, इसी में लिखते हैं ना क्या क्या हो सकता है। रेट ऑफ कोलिजन क्या कर जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आया? रेट ऑफ कोलिजन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करता था, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते थे, मतलब कि रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। जल्दी टकराएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो टाइम कांस्टेंट वाई टाउ डिक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। लेंथ क्या कर जाएगी भाई, लेंथ इंक्रीज करेगी। एरिया क्या करेगी, एरिया डिक्रीज करेगी। और रजिस्टिविटी क्या करेगी, रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी।
तो जब रजिस्टिविटी इंक्रीज कर गए तो फाइनली क्या कर जाएगा, रजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है ना, रजिस्टेंस इंक्रीज। अगर किसी मेटल वायर में आप टेम्परेचर देते हैं तो उसकी रजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर है बात? तो ऐसा मेटल वायर में ही होता है, अगर घटाएंगे टेम्परेचर को तो रजिस्टेंस घटेगी। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में होता है कि रजिस्टेंस घटती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब, और टेम्परेचर घटाते हैं तो रजिस्टेंस बढ़ जाती है, बिल्कुल उल्टा। ऐसा क्यों होती है हम लोग पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, बहुत बड़ी चैप्टर है सेमीकंडक्टर, तो उसमें हम लोग उसको बात करेंगे। और ग्राफ भी पढ़ना है वहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर कंडक्टर के लिए मैंने ग्राफ पढ़ा था ओम्स लॉ में, स्ट्रेट लाइन थी पोटेंशियल और करंट के बीच, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया ना, कुछ मुड़ाव होता है, तरह तरह के, स्ट्रेट नहीं होती है। इसका मतलब है कि वो घट रही होगी या कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वी नो दैट फ्रॉम लीनियर एक्सपेंशन, एक हीट में आपको एक चैप्टर पढ़नी है जिसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन। उसमें क्या होती है, L2 इजिकल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, समझिएगा इसको, डेल्टा टी का मतलब यहां पर है T2 माइनस T1, है ना। तो L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L1 जो है लेंथ है एट टेम्परेचर T1 पर, और L2 लेंथ है एट टेम्परेचर T2 पर, और ये जो अल्फा है, अल्फा यह एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई बड़ी हो उसके डायमीटर के कंपैरिजन में, जैसे वायर, रड, है ना। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत कम, एरिया बहुत कम, लेंथ बहुत ज़्यादा और एरिया नेग्लिजिबल, तो उसको हम लोग लीनियर नाम देते हैं। लीनियर मतलब एक लाइन की तरह, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े हैं कि R इक्वल टू रो L बाई एरिया, पढ़े हैं ना। तो ये तो कांस्टेंट, और मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला नेग्लिजिबल बढ़ रहा है, तो जब ये नेग्लिजिबल बढ़ रहा है एरिया भी, तो एरिया को हम क्या कर सकते हैं, जैसे रो को कांस्टेंट मान रहे हैं उसी तरह क्या हम एरिया को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो एरिया को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन, है ना, लेंथ इन केस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब तार का एक्सपेंशन एक तरह से। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, सो सिमाय से तो क्या लिखेंगे, R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T, मतलब T2 माइनस T1, है ना। समझ में आई बात? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाई R1 इजिकल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 इजिकल टू अल्फा डेल्टा T। तो इसको लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इजिकल टू अल्फा डेल्टा T। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस तरह के आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने को आते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, या आपको मिलेगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बटे डेल्टा T।
R1 और डेल्टा T अल्फा इक्वल टू, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू जाती है ना। तो इसकी यूनिट ओम, ओम ये ओम हो गया और नीचे में एक ओम, तो ओम से ओम कट गया, नीचे में क्या हो गया डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का यूनिट क्या लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, तो इसकी यूनिट होगी 1 बाई, इसकी यूनिट लिखेंगे 1 बटे डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना डिग्री, है ना, डिग्री सेल्सियस माइनस 1, क्लियर। चाहे इसको लिख सकते हैं 1 बटे क्या केल्विन, के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं के माइनस 1। ये आपके पास टेम्परेचर से रिलेटेड है। कंडक्टर के केस में इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। अगर सोल्यूशन की बात करें तो रूम टेम्परेचर मतलब कि T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाली वैल्यू भी किस में है डिग्री सेल्सियस में। तो आंसर भी हम लोग किस में ला देंगे डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में कहेगा तो लास्ट में आप डिग्री सेल्सियस में आंसर लाइए और 273 से ऐड कर दीजिए उसको, ठीक है ना। इस जगह पर रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम, इस जगह पर रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, मतलब R2 इक्वल टू 117 ओम, तो T2 इक्वल टू व्हाट, सवाल क्या है T2 इज इक्वल टू व्हाट, ये पता करना है कि T2 क्या है। ओके, जहां पर अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेल्सियस -1। ओके, ये जो अल्फा है, अल्फा इसका नाम है ना कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल, यहाँ पर तो हो जाएगा ना कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ये कांस्टेंट वैल्यूज है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टील है और ये क्या है गोल्ड है, सपोज दैट ये स्टील और गोल्ड है, दोनों को सेम टेम्परेचर देंगे और सेम लेंथ है, तो क्या एक्सपेंशन सेम तो नहीं होगा, अलग अलग एक्सपेंशन होगा। तो ये अल्फा इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, क्लियर है। तो हमने फार्मूला क्या लिखा था यहाँ पे कि R2 इक्वल टू R1 और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसा हमने किया था। तो यहाँ पर बात करें तो या डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिखे थे हम लोग R2 माइनस R1 डिवाइडेड बटे R1 इंटू अल्फा, यहाँ पर लिखे थे डेल्टा T। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है T2। तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से हम T2 के लिए फार्मूला बना रहे हैं। तो T2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बटे R1 इंटू अल्फा T2 माइनस T1। तो T2 इक्वल टू T1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू अल्फा। तो T2 इक्वल टू T1 27 है, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस R2 माइनस R1 अब बटे R1, तो यूनिट तो खत्म हो जाएगी ओम वाली, है ना, रेजिस्टेंस बटे रेजिस्टेंस, बच जाएगी सिर्फ अल्फा वाली। तो R1 जो है
R2 है आपके पास 117 माइनस 100 और डिवाइडेड बटे 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेल्सियस -1। तो इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 17 यहाँ पर हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये यहाँ से एक ये दशमलव खत्म हो जाएगा तो आएगा 17 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेल्सियस। इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या मिलने वाला है? ये और ये कट जाएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 1000 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा ये 1027 डिग्री सेल्सियस ये आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 100 से, है ना, 100 से आपको कहाँ लेके जाना है? 117 ओम रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम, तो 1027 डिग्री सेल्सियस पर 117 ओम। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के आपको क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको घर पे बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए कर रहे हैं। ये कोरोना में जो हम लोग सिलेबस नहीं पूरा किए हैं अभी तक, तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी में कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्कूल से ही पढ़ते आते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में करना क्या है कि आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस दिया है, उसके जोड़ना है, जोड़कर आपको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें तरीका है, कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है, उनके अलग अलग नियम होते हैं, उसको हम लोग समझ लेंगे और बोर्ड लाइक हो जाएगी। बोर्ड लाइक इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। तो पहला हम लोग लिखते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान है ना, रेजिस्टेंस का सबसे आसान टॉपिक है ना, सबसे आसान टॉपिक, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग बात जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है ना। सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नाम दे दिया मैंने, ओके। और बी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल मैं नाम दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, सिंपल वायर, और इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बहुत सारे रेजिस्टेंस का मतलब कि इसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब, है ना। तो अगर हम करंट इसको रिलीज करते हैं तो क्या होगा कि सभी बल्ब से होते हुए करंट निकल जाएगी, है ना। सिंगल तार हो, मतलब उस तार पर अगर आप चले, सपोज दैट, तो सभी बल्ब से पास करते हुए निकल जाए, तो सीरीज बात। तो वो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो करंट सप्लाई कर रहे हैं किसी वायर में, है ना, वही करंट सभी डिवाइसेस से होकर निकले, है ना। मतलब कि करंट का डिवीजन ना हो। डिवीजन होती है ना, यहाँ से एक तार निकाल दो और एक इधर लेके चले जाओ, एक इधर लेके चले जाओ, वो वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ये बात है।
ठीक। अब इसी तार को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से हम एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि दिखे कि हाँ भाई करंट चल रही है। और एक टॉर्च वाली बैटरी है ना, टॉर्च वाली बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। दो बैटरी कैसे दिखती है, वो बैटरी ऐसे दिखती है इस तरह से। तो ये माइनस और ये प्लस, दो टर्मिनल होते हैं और हर बैटरी की अपनी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, माइनस ही रहेगी हर जगह, है ना। ये प्रत्येक जगह माइनस रहेगी। इधर का टर्मिनल निगेटिव, लो पोटेंशियल, तो हर जगह पोटेंशियल इधर साइड में लो ही होगा, क्योंकि बीच में कोई डिवाइसेस नहीं है। जब कोई डिवाइसेस होती है ना तभी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। आगे हम लोग बात करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, दो टर्मिनल के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। फिलहाल इतना दिमाग में बैठा लेना है कि अगर ये माइनस है, ओवरऑल प्लेन वायर है ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या है, माइनस ही होगा, है ना। यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है बात? इधर नहीं होगा, है ना। अब ये डिवाइस आ गया तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस और प्लस का। समझ में आई बात? इस तरह की बात होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। यानी कहने का मतलब है कि V प्लस यहाँ है और V माइनस यहाँ है। मैं कहना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं कि इसको रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस हो गया R3 और सभी में I करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इधर आ गई I करंट, फिर ये I, इस तरह से I करंट, इधर से I करंट, इस तरह से I करंट चल रही है। तो इस जगह पे हम मानते हैं A, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, B, फिर इसको मान लेते हैं क्या, C, और इसको मान लेते हैं क्या, D। तो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट, सभी में करंट सेम, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल। मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस अलग, इसकी रेजिस्टेंस अलग, इसकी रेजिस्टेंस अलग, तो हो सकता है कि ये हीट क्या करती होगी, ज़्यादा लेती होगी, या ये ज़्यादा करती होगी या कम करती होगी वगैरह वगैरह, अपना अलग अलग है। तो जब हीट का रेटिंग अलग अलग होगा, है ना, मतलब कि अलग अलग पावर के बल्ब लगे होंगे, तो वो लोग हीट क्या करेंगे, अलग अलग जनरेट करेंगे, है ना। तो हीट का मतलब क्या, हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी, और एनर्जी का मतलब यहाँ पर है वर्क डन, वर्क डन का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबकी हीट जनरेट की कंडीशन अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो किसी भी हीट का या किसी भी एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग वर्क डन के माध्यम से करते हैं। और इस चैप्टर में जो वर्क की बात होती है वो डेल्टा V के टर्म में होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ये है, देखो, V प्लस माइनस V माइनस, समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितनी है, V है ना, वो कितनी है, V। क्लियर। अब इसको कितने टुकड़े में बांटा गया है, 3 टुकड़े में बांटा गया, क्योंकि ये वेरिएबल है ना यार, है ना। तो इसको अगर जोड़ दें तीनों को तो इसके बराबर आनी चाहिए ना। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये वाली हो गई ना V, इसको लिखो, इसको, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC, है ना, माइनस VD। ओके। तो V, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VD। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना ये प्लस है, तो इसी जगह पर कौन है, A है ना, A है तो VA भी हो सकता है, और यहाँ पर कौन है, V माइनस है तो D है, तो VD बराबर V माइनस और A बराबर V प्लस। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं VA माइनस VD, जो कि लिखा हुआ है। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VD, और इसको सोल्व करेंगे ना तो यही आएगा, VA माइनस VB अब प्लस VB कैंसिल, माइनस VC अब प्लस VC कैंसिल, तो बच गया क्या, VA माइनस VD।
ओके, तो इसको हम लोग मानते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे किससे, फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अगर हिसाब से देखा जाए तो क्या मिलने वाला है आपको, तो आप लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू आई और आर एस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर वन, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई आर टू, और वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आई आर थ्री। फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं बात करूं किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, तो क्या मिलेगा, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। तो आई आर एस इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये आपको मिलेगा आर एस। तो सिंपल ऐड करते हैं, जैसे आप स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं ना, सिंपल ऐड करो 1 + 2 + 3, अगर ऐसा रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही रिजल्ट होगा, है ना। इस तरह से ऐड कर देंगे, क्लियर, ठीक है ना। इसको क्लियरली समझ में आ रही बात, तो इसको हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या है, करंट, यानी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस, करंट कांस्टेंट है। तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है ना। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन में बात करेंगे। नाउ फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास मान लीजिए कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हो तो क्या करेंगे, नाउ फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, इस तरह का लिख सकते हैं ना। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो सिंपली क्या कर सकते हैं, उसी तरह से ऐड करेंगे, इसको आराम से उसको ऐड कर सकते हैं। If all are equal, सब किस क्या हो, इक्वल हो, if all are equal, मतलब कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट डॉट Rn इज इक्वल टू R, ऐसा हो तो मिलेगा क्या, आर एस इज इक्वल टू R प्लस R अप टू सो ऑन R, तो n इंटू आर, आर एस। तो इसमें क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रेजिस्टेंस है ना, 100 रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस का मान 1 ओम हो, तो नेट कितने हो जाएंगे, 100 ओम हो जाएंगे, मतलब कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या आया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम क्या आएंगे, हीट भी प्रोड्यूस करेंगे ना, हीट, है ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी शुड ऐड इन सीरीज, है ना, वी शुड ऐड
इन सीरीज। अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आपको ऐड करना होगा क्या, सीरीज में ऐड करना होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए सीरीज में ऐड करेंगे, नोट में कुछ बातें लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर पैरेलल पर आएंगे। तो नोट में लिखते हैं कि इसमें क्या कैलकुलेट करने को आ सकता है। नोट, जैसे मान लीजिए कि दो रेजिस्टेंस का आपको एक सर्किट है ना, इस तरह का जो सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहां से करंट I करंट निकल रही है ना, करंट I। यहां पर क्या है R1, यहां पर R2, इस तरह से करंट निकल रही है ना I। क्लियर है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो सवाल क्या पूछ सकता है, करंट और इसकी पोटेंशियल कितना खर्चा हुआ, ये पूछ सकता है। तो सबसे पहला काम इसका RS निकालेंगे, RS। तो RS कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। फिर क्या निकालेंगे, करंट। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IRS, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से ये बात किया जाएगा। ओके, तो V इक्वल टू IRS। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V बटे RS, मतलब कि R1 प्लस R2। तो ये आपको करंट मिली, उसके बाद हमको प्रत्येक में पोटेंशियल पता करना है। तो कैसे लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1। तो V1 और I का मतलब ये VR1 डिवाइडेड बटे कितना, R1 प्लस R2, है कि नहीं, बोलिए। पहला का पोटेंशियल क्या होगा, तो V बैटरी की पोटेंशियल, अब पहला का रेजिस्टेंस और दोनों से भाग दे देंगे। वैसा ही दूसरा की बात करें तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR2। तो V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 इंटू क्या, R2। ये हो गई पोटेंशियल दूसरी की। तो पहली में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, दूसरी में कितनी हुई, ये फार्मूला हो गया और सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो, 3 रजिस्टर्स 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। और सोल्यूशन की बात करें तो 3 रेजिस्टेंस, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ए में है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस बतानी है, तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है तो 1, 2 और 3, ये हो गया 6 ओम। ये आंसर हुआ। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में क्या बताना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप। प्रत्येक में पोटेंशियल ड्रॉप बतानी है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, V। और V की जो वैल्यू दिया हुआ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। करंट सब में क्या होगी, I करंट सब में इंटर लेनी है ना, सब में I करंट चल रही है, सब में I करंट है। तो हमको कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, इफ कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी EMF 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की अगर कोई बैटरी है उसमें नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, कहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक में पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी। तो इसके लिए हमने फार्मूला भी बनाया है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें मान लेते हैं कि V1, इसमें V2 और इसमें V3। जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, सभी पोटेंशियल ड्रॉप का सम किसके बराबर होना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए।
तो अगर बात करें फॉर V1 तो लिखेंगे क्या, V1 इज इक्वल टू आई और R1। तो R1 इक्वल टू V1 निकालना है आपको, तो V1 इक्वल टू आई। पहले तो I कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट I करते हैं। तो I कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, V इक्वल टू आई आर, B है आई आर इंटू एस, तो I इक्वल टू V बटे आर एस। तो I इक्वल टू V, ओके, V का मतलब यहाँ पर है 12 और आर एस का मतलब है 6, तो 2 हो गया। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ये आंसर, ये तो I निकाले हैं। अब हम क्या करना है हमको, फॉर V1 तो V1 इक्वल टू I और R1, तो V1 इक्वल टू आया 2 इंटू 1, तो हो गया कितना, 2 वोल्ट। एक ये रहा। फॉर V2 तो लिखेंगे क्या, V2 इज इक्वल टू आई इंटू क्या, R2, तो V2 इक्वल टू आई का मतलब 2 और रेजिस्टेंस का मतलब 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया कितना, 4 वोल्ट। एक ही आंसर हो गया। और फॉर V3 तो लिखेंगे क्या, V3 इज इक्वल टू आई और R3, तो I का वैल्यू 2 और R3 का वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 6 वोल्ट। ये एक आंसर होगा ना। तो 6 और 4 10 हो गया और 2 12 हो गया, और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी थी। क्लियर है बात ये। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पैरेलल पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें पहली जो बात है वो है क्या, करंट विल बी वेरिएबल। जो करंट होगी, करंट विल बी वेरिएबल। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस will be constant. Potential difference will be constant. Let we have 3 resistance, we have 3 resistance R1, R2 and R3. Let we have 3 resistance R1, R2 and R3. इसको हम अगर जोड़ें तो एक ही टर्मिनल होना चाहिए, जैसे कि ये रहा। एक टर्मिनल है ना, ऐसे मिल रही है, एक टर्मिनल है, माइनस प्लस और V। यहाँ पर हो गई R1, यहाँ पर हो गई R2 और यहाँ पर हो गई क्या, R3। यहाँ पर करंट I1 मिला और यहाँ पर करंट को हमने नाम दिया है I1, यहाँ पर दिया है करंट का नाम I2 और यहाँ पर दिया है I3 नाम दिया इसे। और ये करंट कितना है, I करंट है, लाइक इस तरह से करंट निकालेंगे। तो मैं कहा था कि यहाँ पर प्लस है तो ओवरऑल यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, फिलहाल यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, ये सब माइनस है, यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस
दो टर्मिनल के बीच, इस वायर की एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये दो टर्मिनल के बीच की जो पोटेंशियल की जो डिफरेंस है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस वायर की अगर बात करें, इस वायर की, तो यहाँ पर V प्लस और यहाँ पर V माइनस। इस वायर की बात करें तो यहीं पे V प्लस और V माइनस। इस वायर की भी बात करें तो यहाँ पर V प्लस और V माइनस। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। यहाँ से I जा रही है, I तो I जा रही है तो इधर I1, I2 और I3, यानी जो I करंट है वो क्या हो रही है, ऐसे I है वो आपको 3 भागों में ऐसे डिवाइड हो रही है कि नहीं, इस तरह से डिवाइड। यहाँ पर I1, I2 और I3 है कि नहीं, 3 टर्म्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। ये बात क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट करंट है, नेट करंट वो तो 0 है कि नहीं। यहाँ पे नेट करंट कितनी है, 0। जितनी करंट यहाँ जा रही है डिवाइड हो गया, वहाँ तो रुकती नहीं है, तो वहाँ पर नेट करंट 0। क्लियर। यानी इस पॉइंट पर I जो नेट है, I नेट वो क्या है, 0 है। और नेट हमारे पास क्या है, I1, I2, I3 वगैरह वगैरह। तो जो करंट आ रही है इस जगह पर, है ना, नेट का मतलब जोड़ो ना, ऐड करेंगे ना। नेट का मतलब क्या करना, जोड़ देना। तो इस पॉइंट पर जितनी भी करंट आ रही है वो सब पॉजिटिव। जो करंट आ रही है उसको पॉजिटिव, तो जो जा रही है उसको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये है प्लस I, है ना, और जोड़, नेट का मतलब जोड़, माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात क्या करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, है कि नहीं, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो फ्रॉम ओम्स लॉ की अगर बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IRP लिखना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू V बटे RP, ऐसे लिख सकते हैं ना। RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आरपी का मतलब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब यहाँ पर क्या करना है भाई कि I बराबर V बटे RP हो गया, तो उसी तरह से V इक्वल टू I1 R1, तो I1 इज इक्वल टू V बटे क्या, R1। या समझ में, V बराबर I1 R1, तो I1 बराबर V बटे R1 सेम, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है ना। इसमें पूरे में पोटेंशियल V, तो इसमें भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, यही वाली काम करेंगे ना, क्योंकि इसकी, इस वायर की पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ और इसी वायर की निगेटिव टर्मिनल यहाँ, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया ना। और कोई सेल है बैटरी का, टॉर्च का, और उसमें तार ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, जो बैटरी की होगी वही ना है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली है V। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी प्लस भी यही है और माइनस भी यही है, तो जो पोटेंशियल उस इसकी है वही इसकी, सो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो यह मैंने लिख रहा आपका। तो सेम ऐसा ही V इक्वल टू I2 R2, तो I2 इक्वल टू V बटे क्या, R2, फिर V बराबर I3 R3, तो I3 इज इक्वल टू V बटे कितना, R3। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, V बटे RP इज इक्वल टू V बटे R1
V बटे R2 V बाई R3। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। क्योंकि V और V क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ना, तो 1 बटे RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इस तरह से है। लेकिन ये 1 बटे RP है। अगर मैं बात करूं किसकी, RP की, तो ऐसे हो जाएगा 1 बाई RP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3। क्या लिखेंगे, R1 और अगर इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर R2 R3 हो गया, यहाँ पर हो गया R1 और R1 R3 और यहाँ पर मिलेगा R1 और R2 डिवाइडेड बटे R1 R2 और R3। फाइनली हो जाएगा RP इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ये मिला आपको रेजिस्टेंस। तो नाउ for n number of resistance, now for n number of resistance, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 बटे RP इज इक्वल टू 1 बटे R1 1 बाई R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, इफ ऑल आर क्या इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, अगर सब इक्वल हो तो R1 बराबर R2 बराबर Rn बराबर क्या लिखना पड़ेगा, R। तो 1 बटे RP इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट डॉट 1 बटे R। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n बाई R लिख सकते हैं, 1 बटे RP इक्वल टू n बाई R। तो ऑल आर इक्वल, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू n बाई क्या R लिख सकते हैं। तो RP इक्वल टू R बाई n ऐसे होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 ओम का है ना, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक का मान 100 ओम है और वैसा 100 है ना, 100 संख्या में है और एक का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो नेट कितना निकलेगा, नेट 1 ओम हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 100 ओम, और कितने संख्या में है, 100, तो 100 कटेगा तो 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस we should add in parallel। अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको किस में जोड़ना होगा, पैरेलल में जोड़ना होगा। नोट, RS का मतलब होता है R मैक्स,
सीरीज में जोड़ने पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और आर पैरेलल का मतलब होता है आर मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। बात समझे? आर एस मतलब आर मैक्सिमम, आर पी में मतलब आर मिनिमम। तो दूसरी बात है कि अगर एन के लिए तो आर एस बराबर क्या हो गया, एन आर, और एन रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, एन रेजिस्टेंस और क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है ना, क्लियर? तो आर पी इक्वल टू क्या था आपको, आर बटे एन था, है ना। तो आर एस डिवाइडेड बटे क्या, आर पी इज इक्वल टू आर एस बटे आर पी। तो एन आर डिवाइडेड बटे कितना, आर बाई एन। तो इसको लिखेंगे आर एस बटे क्या, आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, क्योंकि आर से आर कैंसिल तो एन स्क्वायर बचेगा, यानी आपको मिलेगा आर एस इक्वल टू, है ना, या रेशियो में अगर बात करें तो इस तरह की बात होगी। अगर रेशियो में बात किया जाए तो आर एस रेशियो आर पी, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर रेशियो 1, या आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर पी। ठीक है ना, आर एस रेशियो आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर रेशियो 1 और आर एस बराबर एन स्क्वायर आर पी। ठीक है, एक और इसमें हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन रूल, है ना। इसमें करंट में आता है, जैसे मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ना, वहां पर जो वेरिएबल होगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि सीरीज में वेरिएबल क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप थी उसमें वेरिएबल, ओके। इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, करंट। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे डिवीजन रूल, डिवीजन रूल या कैलकुलेशन ऑफ करंट, और कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है। लेट वी हैव टू रेजिस्टेंस, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस। लेट वी हैव टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 एंड R2 मान लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में वो क्या कैलकुलेट करना है, करंट। क्लियर है? तो इस तरह से एक रेजिस्टेंस इस तरह से है और एक इस तरह से है, ठीक है। और यहां पर लगी है क्या, बैटरी, माइनस प्लस भी। तो यहां से क्या निकलेगा, आई, इधर से घूम के क्या आएगी, आई, इस तरह से होगी ऐसे। यहां पर क्या है, R1, यहां पर R2, ये हो गया I1, इसमें I1, इसमें हो गया I2 और इसमें भी हो गया I2, ओके। हमको एक कैलकुलेट करनी है। यहां पर मानते हैं A, यहां पर मानते हैं क्या, B। सबसे पहली बात कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि VAB जो पोटेंशियल है फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब ये वाली, वो बराबर है VAB सेकंड में। सेकंड कौन है, ये वाली है। तो ओम्स लॉ से I1 R1 इक्वल टू I2 R2, समझ में आया। तो I1 बटे I2 इज इक्वल टू R2 बटे R1, है ना। तो
इसमें जो करंट होगी ना, करंट वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा है, R जो है 1/I होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो 3 का होगा, तब हम बात कर रहे हैं I1 रेशियो I2 रेशियो I3, है ना। सॉरी, दो ही का लेके चलता है ना, 2 का लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर R1 है ना, R1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं I है, तो R1 रेशियो R2, तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1, है ना। उल्टा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना तो उसमें करंट कम होगी। ऐसा हम लोग डिवीजन रूल में देख के भी आंसर बता सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हमने एक और कंडीशन लगाएंगे, एट पॉइंट ए पर, है ना। अभी बताया था ना नोड के कंसेप्ट से कि जितनी करंट यहाँ पर आ रही है उतनी ही चली जाएगी। तो यहाँ पर 0 है तो दिस करंट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस करंट, है कि नहीं। तो लिख सकते हैं क्या, एट पॉइंट ए पर अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2। एक इक्वेशन यहाँ है और एक यहाँ है ना। तो इसको हम मानते हैं क्या, फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड। अब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पर है कि आप कहोगे कि भाई IA नहीं है, तो IA नहीं है तो उसके लिए क्या करेगा, बैटरी की पोटेंशियल दे रखी या दोनों का रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को जोड़ने हमको आती है, पोटेंशियल दिया हुआ है। अभी बैटरी कितनी करंट निकाल रही है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो फिर उसका इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे, फिर I1 I2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ से अगर बात करें नाउ, दोनों को लेके चल रहे हैं, दोनों को लेके चलें, छोड़ो। तो I इक्वल टू, यहाँ से अगर बात करें तो R2/R1 इंटू I2, तो यहाँ हो जाएगा R2 डिवाइडेड बटे R1 इंटू क्या लिखेंगे, I2 प्लस I2। तो मिल जाएगा यहाँ पर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 इंटू क्या हो गया, I2। तो I2 इक्वल टू क्या मिल गया, I यहाँ पर R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, ठीक है ना। याद रखिए इसमें रेसिप्रोकल उल्टा होता है, सीरीज वाला में सीधा होता था। तो सीरीज वाला में जब पोटेंशियल निकालते थे तो याद करो V1, अगर यहाँ पर V2 लिखा हुआ रहता था तो यहाँ पर क्या लिखा रहता था, V, और यहाँ पर R2 ही लिखा रहता था। यहाँ पर उल्टा है ना। तो सेम वैसे ही अगर I1 की बात करें तो I और क्या लिखेंगे, R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। ये समझ में आया नहीं आया, है कि नहीं। तो ये डिवीजन रूल से हम लोग करंट बता सकते हैं। तो बड़ी बड़ी सर्किट होती है, उसमें इस तरह से बहुत छोटे छोटे दिए रहते हैं, तो छोटे छोटे को सोल्व करके सब ऐड करते हुए बड़ी को सोल्व करते हैं ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये कम करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इसका आप लोग रिवीजन करो, क्योंकि थोड़ा सा करंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, क्लियर।